बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज क्या बात है, शो का आगाज़ जो है ना इतनी ज़बरदस्त ख़बर के साथ है कि मज़ा आ जाएगा। देखिए, आपको एक ऐसी टीम के बारे में बताते हैं जो जीत के भी हार गई है। वो है इंडिया की टीम। इतनी चीप थर्ड क्लास हरकतें करने वाली ये इंडिया की जो टीम मुंह तकती रह गई। इनको तकरीब के बाद जो है ना ट्रॉफी भी नहीं मिली। आए हाय हाय हाय। भारत ने खेल के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, जो जेंटलमैन्स की जो गेम थी ना, जिस तरीके से जिसको उन्होंने कोशिश की गंदा करने की, जो प्रेजेंटेशन की तकरीब थी उसमें उन्होंने क्या किया कि मोहसिन नकवी साहब जो थे उनसे ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया। ACC के जो सदर होते हैं ना वो ट्रॉफ़ी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, विनर टीम को। और इंडिया ने ये मोहसिन नकवी साहब से जो है ना ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया, जिस पे मज़े की बात क्या थी कि मोहसिन नकवी साहब डट गए कि ठीक है, अगर आपको ट्रॉफ़ी नहीं चाहिए तो हम भी आपको ट्रॉफ़ी नहीं देते। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मोहसिन नकवी साहब और इंतज़ामिया जितने भी थे वो चले गए और अपने साथ ट्रॉफ़ी भी ले गए। इंडिया की टीम वहीं पे खड़ी हुई मुंह देखती रही कि कोई और आएगा हमें ट्रॉफ़ी देगा, कोई और आएगा हमें ट्रॉफ़ी देगा, मगर कोई नहीं आया। सब चले गए, ट्रॉफ़ी भी अपने साथ ले गए, मोहसिन नकवी साहब सबको ले गए। और फिर उसके बाद वो जो वहाँ पे स्टेडियम है ना उसकी लाइटें तक बुझा दी गई एंड दे वर वेटिंग। हाँ, चीप। हमेशा मैंने देखा जलालत की ट्रॉफ़ी जो है ना वो इंडिया ले जाता है। पता नहीं क्या है इनको जो है ना इज़्ज़त रास आती कोई नहीं है, इनको जलालत की ट्रॉफ़ी जो है ना वो रास आती है। क्या इज़्ज़त रह गई माशरे में है? खेल के मैदान में भी खिलवाड़ करने की कोशिश की और उसके बाद ट्रॉफ़ी के टाइम पे भी आप फजूल। यार खुदा का खौफ करो ओ इंडियंस, थोड़ा सा कोई पढ़े लिखे हैं आप, थोड़े अगर कोई एक चूँ भी अगर आपने कोई डिग्री हासिल की है किसी भी खिलाड़ी ने, तो यार ये सोचें आप कि जो खेल का मैदान है ना वो जंग का मैदान नहीं होता। खेल का मैदान होता है, इसमें हार जीत चलती है। मगर अफसोस आप पहले वैसे ही हार गए थे, मोदी के पीछे लग के भी हारे हुए आप, क्या फ़ायदा आपका है? अब किस जगह पे मुंह छुपाते फिर रहे हैं? अफसोस है। क्रिकेट को गेम समझे, क्रिकेट के साथ खिलवाड़ ना करें। खेलें यार, खेल तो आपके कहीं भी किसी मैदान में हार जीत के साथ खेल होता है। कभी कोई खेल ऐसा सुना है जिसमें हार हो जीत ना हो, जिसमें जीत हो हार ना हो? मोहसिन नकवी साहब ने वैसे जवाब बड़ा टिका के दिया कि अगर इनको ट्रॉफ़ी नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं ले जाता हूँ। और उन्होंने कहा कि खेल का जो मैदान है ना उसको जंग समझ के ना छेड़ें। और मोहसिन नकवी साहब ने ये भी कहा है कि जंग और खेल जो है अलग अलग चीज़ है। ये आपकी मायूसी है कि हारने के बाद हैं आप क्रिकेट को जो है ना उसके साथ जोड़ रहे हैं जंग को, तो ये तो आपकी मायूसी शो कर रही है ना कि आप क्या दिखा रहे हैं। ये आपका ज़र्फ़ है। क्या कर रहे थे आप भाई? ये जो कल आप लोगों ने चीप अपना ज़र्फ़ दिखाया है ना, ये पूरी दुनिया ने देखा है। अब ये मत समझे कि सिर्फ हम पाकिस्तानियों ने देखा है, ये पूरी दुनिया के सामने आप अपनी जो है ना ज़र्फ़ को दिखा रहे हैं, आप अपनी वैल्यू दिखा रहे हैं कि व्हाट आर यू, क्या सोच रखते हैं आप लोग, किस तरीके की आपकी जो है ना जहनियत है, व्हाट इज़ दिस। वैसे एक बड़ी बात है मोदी साहब, मैंने आपको ये जो ट्रॉफ़ी है ना जो मोहसिन नकवी साहब लेकर आ गए, अगर मैं उस जगह पे होती ना तो ये ट्रॉफ़ी मैं आपके खिलाड़ियों को नहीं देती, मैं आपके घर लेकर आती बैंड बाजे के साथ और सही तरीके से फिर मैं आपको ट्रॉफ़ी देती और मैं इसके ऊपर प्रिंट करवाती कि ये जलालत की ट्रॉफ़ी, क्योंकि आपकी टीम को ये कामयाबी की ट्रॉफ़ी तो रास नहीं आई, तो इसके ऊपर लिखवाना चाहिए कि ये जलालत की ट्रॉफ़ी है और ये आपको मोदी साहब प्रेजेंट करती मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से। आप लोग जो है ना मतलब एहसास कमतरी का शिकार हैं, अल्लाह की कसम। और आप लोगों के अंदर कुछ नहीं है, खेलने की भी कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं, दिखाते हैं लोगों को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम इस मैदान में भी खड़े होंगे, हम उधर भी खड़े होंगे, मगर टकेगा कुछ नहीं, कख। वो यूँ करते हैं ना, हम लोग झुकते हैं, जितने भी मारने वाले कॉमेडी नहीं। ये आपके लिए मोदी साहब, आपके लिए भी, ये आपकी टीम के लिए।
बस फिर आप अच्छा दिन गुजारें। हम तो हार के भी जीत जाते हैं, हम देख लें, हम अगर हार गए तब भी इज़्ज़त के साथ, हमें इज़्ज़त तो मिली है ना। आप अगर जीत गए तो जलालत की ट्रॉफी के साथ, नहीं मोदी। चले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, है ना। मगर टॉपिक से पहले मैं कुछ आपको ये बताऊं कि आज हम आपको बताएंगे कि जो हम सांस लेते हैं ना, कुछ लोग हमें कहते हैं कि हम सांस भर के नहीं लेते, कुछ लोग हमें कहते हैं हम सांस ही नहीं लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम सांस इतना लेते हैं कि बीमार हो जाते हैं इसलिए जल्दी मर जाते हैं। अरे भाई, सांस लेने पे भी आप लोगों ने हमारी जो है ना टेंशन डाल दी है। एक्चुअली सांस जो है ना एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए ली जाती है, परेशानी को ख़त्म करने के लिए ली जाती है। और एक जो सांस लेने के जो तरीके हैं ना, उससे आप अपनी एंजाइटी का इलाज कर सकते हैं, ये मेडिकल साइंस कहती है। तो आज हमारे साथ रूबी अली जी हैं, वो मौजूद हैं, जो कि माइंड साइंसेस की एक्सपर्ट भी हैं। और माइंड साइंसेस के साथ ये हमें बताएंगी कि जो माइंड है वो आपका क्या कहता है, किस तरीके से एंजाइटी को भगा सकता है और कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं। तो रूबी से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रूबी जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपके माइक का शो एक ब्रेक ले लेते हैं, माइक फिक्स कराते हैं और उसके बाद इस सेगमेंट को शुरू करते हैं। टेक अ ब्रेक जी। ओके जी, वेलकम बैक। और हमारे पास रूबी जी हैं और हम यही पूछेंगे आज कि एंजाइटी में ये जो सांस का ताल्लुक है ये क्या है, कि सांस की प्रैक्टिसेस के ज़रिए हम अपनी एंजाइटी को ख़त्म कर सकते हैं। इज़ दैट ट्रू? ट्रू। फिर सबसे पहले तो हम आते हैं एंजाइटी की तरफ। एंजाइटी है क्या? सोचना अच्छी चीज़ है। कुदरत ने हमारे अंदर कुछ ऐसे अलार्मिंग चीज़ें रखी हुई हैं कि जैसे हम रूट क्रॉस कर रहे हैं तो एकदम सोचते हैं कि गाड़ी आ रही है, फ़ौरन अपने आप को सेफ्टी के तौर पे पीछे कर लेते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। और जब यही सोच बहुत ज़्यादा सोचते जाएं और वो आपके लिए तकलीफ दे चीज़ बनना शुरू हो जाए तो आप एंजाइटी जो है वो कैलेंडर डिसऑर्डर्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, वासिफ अली वासिफ का एक बड़ा खूबसूरत कॉल है कि आपके हालात जो है ना वो आपकी गुर्बत की वजह से नहीं, आपके ख़यालात की वजह से ख़राब होते हैं। बेशक। तो एंजाइटी जो है ना, सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी सिम्टम्स की तरफ जाएं और उसमें जाए कि जिस तरह से आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, सोचना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा आपको फोबियाज़ होना शुरू हो जाए, डर होना शुरू हो जाए, घबराहट होना शुरू हो जाए, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर दें, क्या होगा क्या नहीं होगा। और आप नींद की कमी की वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और स्पेशली आपको हर वक्त ये खौफ रहता है कि मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, होना भी शुरू हो जाती है। एंजाइटी में डेफिनेटली होती है, आपकी जो है पाल्पिटेशन तेज़ होना शुरू हो जाती है और सबसे ज़्यादा आपकी नींद की कमी होना शुरू हो जाती है। और देखें, जब आप रेस्टलेस होंगे तो आपकी पूरी बॉडी वैसे इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है जिसको हम लोग, हर इंसान कह लेंगे इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है उससे हट के भी हम बात करें तो 90% जो हमारे यहाँ पे लोग हैं वो एंजाइटी के पेशेंट्स बन रहे हैं। और ये जब ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू होता है, ये पैनिक अटैक्स की सूरत में आना लोगों को शुरू हो जाता है। अब लोग इस पर मेडिसिन पे भी जाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जब आप मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं, अगर आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करता है तो आपके बाकी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जितना अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएं, नेचर के करीब रहें, तो हम उतनी जल्दी इस पे ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे सांस वाला ताल्लुक है एंजाइटी के साथ जो जुड़ा है, तो क्या बाकी सांस की कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं? बिल्कुल ऐसी हैं, बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ना, हमारी सांस में हमारी हर बीमारी का क्योर रखा हुआ है। अगर हम इसको तरीके से समझ लें, आम रूटीन में हम लोग सिर्फ अपने लंग्स को, ये तहकीक की गई है, सिर्फ 70 में से कह लें कि हम लोग 35% जो है ना अपने लंग्स को प्रॉपर यूज़ करते हैं टिल डेथ। और अगर हम सांस की एक्सरसाइज प्रॉपर करनी शुरू कर दें तो हम एंजाइटी के साथ साथ अपनी हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक जिस तरह हम लोग, अभी हमें पता ही नहीं, हम लोग कहते हैं ना कि शैलो ब्रीदिंग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कभी भी, आप ख़ुद भी गौर करके देखिएगा, हम लोग कितना कॉन्सेंट्रेट करके अपनी जो है वो ब्रीदिंग पे, उससे पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हो। अच्छा, अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी को ना, जैसे कोई लोग कहते थे कि यार तुम इतनी वॉक करती हो, तो ना मैं तो वॉक करती हूँ तो मेरी सांस फूलना शुरू हो जाती है, तो मैं इसलिए वॉक नहीं कर पाती। तो मेरी अम्मी उनको कहा करती थी कि जब तुम वॉक करो तो तुम्हारी जो सांस है वो
फूलनी चाहिए। बिल्कुल और अगर सांस फूल रही है तो उसका मतलब है कि तुम जो वॉक कर रही हो तुम्हें असर कर रही है तुम्हारी बॉडी पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ लोग सांस फूलने की वजह से डर जाते हैं और फिर वॉक नहीं करते हैं। नहीं देखिए आपको लाजमी, हाँ ये देखिए कुछ अब जैसे एनजाइटी पेशेंट्स हैं, कई लोग कहेंगे कि जी आप फ़ौरन जिम करना शुरू कर दें। आप जैसे अभी हमने बात की वॉक करना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबसे पहले अपने सांस के अमल को दुरुस्त करना सीखें। जब आप इंटरनली हेल्दी होंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। अच्छा हमें बताएं फिर सांस की कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी जो कि सबसे पहले अगर आप काम जैसे हम लोग बात सांस के साथ साथ हम लोग आएंगे थोड़ा सा, हम लोग ऐसे प्रेशर पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगी कि जिसमें हम कैसे एंजाइटी को बहुत जल्दी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, हमारी कलाई से आपने 3 फिंगर्स लाइक दिस, ये पॉइंट आपका बनता है, इसको आपने चंद सेकेंड रोटेट करना शुरू कर दें जैसे आपको एंजाइटी फील हो रही है। अच्छा, सामने कैमरे पे दिखाइएगा सर। ये देखिए ये पॉइंट, ये 3 फिंगर्स यहाँ पे आपने करके दिस वन, इसको हम लोग जो है ना रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आप इसका खुद रिजल्ट देखिएगा। कुदरत ने आपके हाथों के अंदर ना तमाम कह लें कि एनर्जी चैनल्स आपके रखे हुए हैं, और जब हम इनको प्रॉपर, वो कहते हैं ना कि आप कुछ बैठे हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि ना अपने दिमाग को आप एक्टिव करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप ये आप जो है ना एक करना शुरू कर दें। उससे क्या होता है कि आपके तमाम चैनल जो है ना वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। अब हम आते हैं सांस की तरफ। सबसे पहले हम लोग जो है नाक से इनहेल। एंजाइटी का से क्या ताल्लुक होता है? एंजाइटी कैसे बहुत ज़्यादा है, जब हम यहाँ पे आपका प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर प्रॉपर, क्योंकि देखिए जब एंजाइटी अटैक आपको होता है ना, आपके खिंचाव आना शुरू हो जाता है, आपके पट्ठों में खिंचाव आना शुरू हो जाता है, आपके एकदम गर्दन में खिंचाव आएगा, आप खुद फील करें कि आप एकदम रेस्टलेस होना शुरू हो जाते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन एकदम जो है ना वो स्लो होना शुरू हो जाती है, आप रिलैक्सेशन में माइंड नहीं होता। अब ये रिफ्लेक्सोलॉजी में आता है। अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के अंदर आपकी कह लें कि तमाम बीमारियों के, आप चाइनीज़ को देखें, वो जो अपने पॉइंट्स के ज़रिए, एनर्जी चैनल्स के पॉइंट्स के ज़रिए अपनी तमाम बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो आपकी एंजाइटी को फ़ौरन जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके लिए लाजमी है कि आप इसकी एक रूटीन बनाएं। और ये वाली जो चीज़ें आप बता रही हैं ये सारी मेडिकल साइंस के साथ अप्रूव्ड है? ये बिल्कुल ये मेंटल हेल्थ में आता है, ये बिल्कुल आता है। जिस तरह देखिए हम लोग बात करें ना एंजाइटी की, प्रेशर पॉइंट्स की, रेकी की, योगा की, ये सब एक ही डायरेक्शन है, ये सब आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेवेट है। और आपको पता है कि रेकी इस वक्त ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में 3rd दर्जे पे आ चुकी हुई है इंटरनेशनली। अब ये रिफ्लेक्सोलॉजी में जिस तरह आता है, तो ये अब जैसे हम सांस की मश्क की बात कर रहे हैं, तो इसे तो आप लोग डिनाई कर ही नहीं ना सकते। ये प्रेशर पॉइंट्स ये सारे मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, क्योंकि ये चीज़ें आपकी जो है कह लेंगे बॉडी में आपके एनर्जी चैनल्स को एक्टिव करते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपके तमाम बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही होती है, तो आप खुद ब खुद जो है आपकी बॉडी रिलैक्सेशन में जाना। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या क्या होती है? वो जो एक कहते हैं ना सांस को भर के लो जी, अब हम बात करें हम कितना कोई लंबा सांस ले सकेंगे? अच्छा इसकी भी 2-3 टेक्निक्स हैं। अच्छा। जैसे हमने अब सब पहले आज हम टेक्निक करते हैं, हमने नाक के ज़रिए, इसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहेंगे 4-7-4। ये एक छोटी सी टेक्निक है। आपने नाक के ज़रिए, हम अमूमन मुंह के ज़रिए ही सांस लेते हैं, यहाँ तक सांस रोका और एक्सेल कर देते हैं। हाँ। ठीक है, हम कभी हमने फील किया कि हम अपने पेट तक अपनी ऑक्सीजन लेके गए, लाइक हमने नाक से देखिएगा एक्सेल करेंगे, पेट तक लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे और मुंह के जरिए, ये हम एंजाइटी का बता रहे हैं। अदरवाइज एक और टेक्निक है जिसमें हम नाक से इनहेल करेंगे, नाक से ही हम जो है वो एक्सेल करेंगे, लाइक जी देखिए, ये आपकी सबसे पहली टेक्निक आती है जिसको हम कहते हैं डीप ब्रीथ। अब ये जब आप प्रॉपर सिर्फ 1 मिनट आप फिजा ये प्रॉपर रेगुलर करना शुरू कर दें, आप बिलीव मी आपके साइनस के इश्यूज, आपके जितने यहाँ के ये कानों के ये वो सारे आपके ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। आप खुद ये देखिए, जैसे आप सांस ले रहे हैं, यहाँ तक आप सांस लेके गए, आपने बैलून की तरह पेट को फुलाया और होल्ड कर लिया, अच्छा गैप ज़्यादा नहीं लेना है? नहीं, आप साथ साथ जल्दी अभी हमने ये स्टार्ट लिया। अब हम आगे जैसे गैप की बात करें, एक होती है जिसमें हम और ज़्यादा वो, उसमें हम किस तरह करेंगे, लाइक पहले फिर ये हमारी दूसरी टेक्निक हो गई। पहले हमने किया, दूसरी टेक्निक
सिर्फ और एक ये मिनट चाहे ही नाक proper से चाहे मुंह से जिस तरह नहीं, से भी। नाक से इनहेल आपने नाक से करना है, ओह, ताकि आप प्रॉपर ऑक्सीजन आपके पेट तक जाए, आपके लंग्स तक जाए, आपकी तमाम बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर मिले और प्रॉपर आप एक्टिव आपकी बॉडी करें। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि जो जैसे इंडोर प्लांटेशंस जी, होती जी। हैं तो उनको भी रखने से बड़ा कारआमद होता है, उससे जो रूम्स के अंदर अगर Relax, प्लांट देखिए, रखा है तो उससे ऑक्सीजन बड़ी प्लांट अच्छी के आती जरिए है, आती है आपकी, हम लोग anxiety एरोमा दूर थेरेपी होती है, ये कहते हैं, fact ये है। डिफरेंट है, ये बिल्कुल होता है। देखिए आप क्यों कहते हैं शाम के वक्त आपने दरख्तों के नीचे वॉक नहीं करनी, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करना शुरू कर देते हैं, ऑक्सीजन उस वक्त नहीं होती। मॉर्निंग के वक्त करें, जितना आप कुदरत के साथ अपने आप को एंगेज रखेंगे, जितना नेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे, उतना आप इन चीज़ों पे ओवरकम कर सकते हैं। अब एनजाइटी के ये भी आप जैसे एनजाइटी हो रही है, अब हमने जैसे ये 2 टेक्निक्स बताई, एक और है वो बड़ी सिंपल सी है, आपने जस्ट ये देखें, इसी से इनहेल, इसी से एग्जैक्ट लाइक एक ही नोस्ट्रिल। जी, रिलैक्स, फिर इसी थम से लाइक अपने ऑक्सीजन, यहाँ भी आपको ठंडक हल्की फील होना शुरू हो जाती है। सर पे ऊपर, मुंह से नहीं, नाक से इनहेल, नाक से एग्जैक्ट लाइक एक ही नोस्ट्रिल से। जस्ट लाइक द वे वी डू इन योगा। यस, ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी प्राणायाम जिसको हम सांस की कहते हैं मशके, और ये सारी उसमें आती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, आप भी जो देख रहे हैं ना, 1 मिनट का काम है, अभी करें, अपने लंग्स को ऑक्सीजन पहुंचाएं जब तक ब्रेक लेते हैं। गुड। वेलकम बैक। हम लोग एंजाइटी के ऊपर बात कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आपको बता रहे हैं जिससे आप एंजाइटी से दूर रह सकते हैं। मतलब आपके जो ब्रीदिंग पॉइंट्स हैं, वो ब्रीदिंग के जो स्टाइल्स हैं एक्चुअली, वो आपकी एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। आप बताइए थे रूबी जी कि हम एक तो ये वाला लास्ट आपने बताया कि नाक से एक ही नोजल से सांस लेनी है। एक हमने ये जो अपने प्रेशर पॉइंट की, ठीक है, 3 उंगली के नीचे जो है। एक हम लोग ये देखें, ये जो है ना, ये जैसे आपको एंजाइटी हो, आप ये रेगुलर रूटीन में इन पॉइंट्स को, ये अच्छा, ठीक है, आपने एंटी क्लॉकवाइज ये देखिए, ये पॉइंट्स, इससे क्या होगा? इससे ये कि आप बहुत जल्दी जो है अपने आप को रिलैक्सेशन आप फील करेंगे। अच्छा। आप मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा सुकून में, आपकी जैसे मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपकी जितनी स्टिफनेस हो जाती है, आपके पट्टों में खिंचाव आना शुरू हो जाता है, तो जाहिर आपकी सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होती है तो आप खुद ब खुद जो है, आप जो एक स्प्लिट माइंड हुए होते हैं, आप एक फोकस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एंजाइटी में वो भी होती है, एसिडिटी होती है, उसकी वजह मोस्टली लोगों को होती है, बहुत सारी होती है। कईयों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कईयों को लगता है कि हमारी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो गई है, उनकी होना भी शुरू हो जाती है, और सबसे ज़्यादा उनको ये लग रहा होता है कि कुछ हो जाएगा, हमें कुछ हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्यूचर का बड़ा खौफ होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो इतने परेशान रहते हैं फिज़ा कि उनको आदत भी पड़ जाती है। ये भी मैं आपको एक बात बताऊँ, बाज़ औक़ात हमें इतनी परेशानी में कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात रह कि हम लोग हर चीज़ अपने आप पे तारी करना शुरू कर देते हैं, हम ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो हमें मुस्तकबिल का, और ये एज अ मुस्लिम तो ये देखें, ये तो 110% बिलीव है ना हमारे इस चीज़ पे कि अगर हम लोग अपने आप को प्रॉपर सोच लें और समझ लें कि हर चीज़ उसकी रज़ा से है, जो है बेहतरीन है, जो होगा उससे भी बेहतरीन होगा। लेकिन एंजाइटी एक बीमारी है, जिस तरह से इसका अगर ज़्यादा हो जाए तो ये डिसऑर्डर जो है एक बीमारी में होना शुरू हो जाती है ये चीज़। अच्छा, और ये जो मुंह से सांस लेने वाली चीज़ है, तो जी, वो जी। कुछ लोगों को साइनस का प्रॉब्लम होता है, नाक से तो ले नहीं पाते, फिर वो उनको ये एक्सरसाइज भी बता दें, क्योंकि उनका तो काम ये है ना कि उसके लिए जिस तरह हमने पहले डीप ब्रीथ का किया। अच्छा, जब आपने इनहेल करना है ना, आपने चंद दिन की प्रैक्टिस से आपने फील करना है कि लाइक आप जैसे बैठ गए हैं, अपने आप को अर्थ के साथ आप कनेक्ट करें। चाहे ऐसे भी बैठे हुए पाँव अपने ज़मीन के साथ लगा लें, नहीं भी आप ज़मीन पे बैठ सकते, और आपने फील करना है कि आप पूरी यूनिवर्स से एनर्जी, हैप्पीनेस, सुकून आप अंदर जो है ना रोशनी की सूरत में आप इनहेल कर रहे हैं, और जितना आपके अंदर डिप्रेशन है वो आप अंधेरे की सूरत में आप एक्सेल कर रहे हैं, वो अर्थ में जा रहे हैं, ठीक है। और आप अपने आप को रिलैक्स खुद को लाइक और सिर्फ 1 मिनट ही करके देखिए,
और आप खुद फील करेंगे कि आप ऐसे आपकी बॉडी लाइट हो एक रही बार है और करते आप हैं, नाक से सांस नाक लेना से और लाइट। बस जैसे अच्छा, आप काउंट कर लें 4 7 4 लाइक इस तरह। अच्छा, इसमें रिलैक्सिंग के लिए हम ये मुद्रा, इसको मुझे मुद्रा योगा वाला जैसे कहते हैं, एनर्जी पॉइंट होते हैं Alright. बेसिकली ये, ठीक है। आप लाइक ऐसे बैठे ना, आपको आवाज है लाइक, ये चंद दिन प्रैक्टिस करें, आपको खुद ब खुद आपको फील होना शुरू हो जाएगा। फिर हम दूसरा, जब अब अच्छा नाक जिस सांस से आप ले रही हो, आप प्रैक्टिस में हैं, तो आपकी सांसों की आवाज़ बड़ी आ रही है। डेफिनेटली। ठीक अब है, जैसे हम मेरी नाक तो आवाज़ से ही कोई नहीं आ रही। नाक से इनहेल, नाक से एक्सहेल, वो भी बड़ा एक सिंपल सा है, जिस तरह मैंने आपको बताया, लाइक नाक से, ये भी, ये दो टेक्निक। थर्ड हम करेंगे, वो भी बड़ी सिंपल सी है। आपने जैसे आपको यहाँ पे, जब आपको एंजाइटी होता है समटाइम आपको ना यहाँ पे लगता है कि यूँ ब्लॉकेज हो गई है आपकी, क्योंकि प्रॉपर आपका एक सर्कुलेशन नहीं होती है, तो आपने करना लाइक हवा मुंह में भर के, कान के ऊपर आपने बंद किया है। यस, इन पॉइंट्स को। अच्छा। आपने नाक से भी सांस रोक ली, मुंह से भी रोक ली, ये भी प्रेशर, आपने अंदर एक ऑक्सीजन की जो है ना अच्छी खासी मिकदार इकट्ठी कर ली, और फिर ऐसे रिलैक्स लाइक, आपका कुछ बताया वायरल हो ना हो, ये ज़रूर वायरल है। एक मेरे कहने पे कर दें, बिना किसी एक्सरसाइज के, प्यार बड़ा आ रहा है आप पे। आई लव यू, इतनी प्यारी लग रही है मुझे आप इसमें, मुझे छोटा सा गोलू मटोलू बेबी, इतनी आप पठान का बच्चा लग रही है। नहीं, लेकिन ये आप करके देखें, आप यकीन करें, स्पेशली आपके जैसे हो रहा है, आप इन पॉइंट्स को ये देखें, यहाँ से आपने करके लाइक यहाँ तक, ये हाँ। यूं और फिर यूं, और ये इन पॉइंट्स को आपने लाइक दिस, ये भी क्योंकि स्ट्रेस से अकड़ जाता है। हाँ, फिर इसी तरह आपने ये करके लाइक ये, और अपने आप को ये, मैंने आपको बताया कुदरत ने ना हमारे अंदर फिजा, सांस में, हमारे हाथों में, हर चीज़ का इलाज रखा है, लेकिन असल चीज़ है कि हम लोग फोकस नहीं करते। हाँ। इंसान अपने आप को अगर सोचना खुद शुरू कर दे ना, तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। हर बीमारी का हल उसके अपने अंदर ही मौजूद है। लाइक हमने जैसे ये किया, एक और है, हमने यही लाइक हवा मुंह में भर के, ये मुश्किल था। मुश्किल है, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे, हाँ। तो आपने मुंह के अंदर हवा भरी है पहले, फिर नाक को बंद किया, और फिर आपने यहाँ पे थ्रॉट पे इसको, चिन को इधर, यस, अच्छा, ठीक और फिर आपने होल्ड करके लाइक दिस, ठीक है। हम लोग इसी तरह से अगर बात करें, हम लोग कपालभाति की बात करते हैं। अच्छा, वो जो सांस की एक्सरसाइज है ना, उसको हम कहते हैं स्कल लाइट, स्कल खोपड़ी लाइट। वो आपका से शार्प लाइक, पेट के भी अच्छी, पेट भी अंदर हो जाता है उससे। हाँ, इससे यकीन करें आपकी इतनी क्लीनिंग होती है, आपकी अंदर की वेन्स की, आपके लंग्स ऐसे एक्टिव होते हैं, आपके ऐसे फेस पे भी ग्लो आना शुरू हो जाता है, और आप बड़े अपने आप को ऐसे रिलैक्स, आप ये बेड पे बैठ के ना सुबह सिर्फ 5 मिनट खुद को दे दें। ब्लड सर्कुलेशन भी तेज होती है। डेफिनेटली होती है, जब आप उसको कर रहे हैं तो हाँ। आपकी सर्कुलेशन भी हो रही। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको जैसे सोने लगे हैं, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स एंजाइटी नहीं हो रही है, रिलैक्सेशन नहीं हो पा रही, तो आपने काम करना है, यहाँ पे ना ये देखें, अंडर आर्म्स लाइक बैली, आपने पैरों तक जो है ना अपने आप को 2 मिनट, ये ऐसे आपकी बॉडी की ब्लड को जो है ना, वो कहते हैं ना स्पीड, 120 की स्पीड से भागना शुरू हो जाता है। मेरी इस रील के आगे थंबनेल ना बना देना, फिजा पागल हो गई। कोई बात नहीं होना। और ये पूरे नेक पे आपने, ये अपने शोल्डर्स पे, अंडर आर्म्स पे, अपने बाजुओं पे, पेट पे, ये मुझे कोई अपने किए की सजा खुद को देनी है। दे लेनी चाहिए ना। नहीं, खुद ये को शाबाशी। पैम्पर्ड भी कह रही है। वेरी गुड फिजा, वेरी गुड फिजा। तो ये इतनी जबरदस्त फिजा, ये आप छोटी छोटी टेक्निक्स हम करें ना। अच्छा, इससे भी एंजाइटी कम होती है। आपको पूरी आपकी देखिए, मैंने पहली बात की कि हम तो ये करना कितनी देर है, ये वाला जो आपने बताया? 1 मिनट कर लें। अच्छा, सोने से पहले पैर की, जो कहते हैं ना कि पाँव तक आपने पूरा अपने आप को हेड टू टो आपने सर्कुलेट करके सीधा लेट के फिर आप
वही डीप ब्रीथ, रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा, कुछ लोगों को भूख लगती है, कुछ लोगों को भूख नहीं लगती है एंजाइटी में, डिपेंड करता है आपकी जो है ना ये सिम्टम्स जो आप पे। एक्सरसाइज जी, जी। बता रही हैं इससे थोड़ी नॉर्मलाइज होगी बॉडी, फिर हम कुछ फिजा इससे थोड़ी नहीं से बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा। लेकिन असल बात वही है कि आप जितना अपने आप को रूटीन में रखें। अब एंजाइटी के लिए, एंजाइटी जो है ना देखें 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे हमने एक सांस की तो हमने एक बताई इनकी कि हम किस तरह इनको क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा हम डाइट अपनी जितनी ऑर्गेनिक डाइट रखें, ठीक है, जितनी आप ये बाहर की टेट्रा पैक ये वो इन चीज़ों को अवॉइड करें। मगरिब तक अपना पेट का किचन भी क्लोज कर दें, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब आपने रात के वक्त पूरा बर्गर खा के आप सो गए हैं तो ख्वाब में आपने यही कहना है फलाने मेरे पे कुछ कर दिया, ठीक है। अब एंजाइटी यही चीज़ें आपको क्रिएट करती हैं। पिज़्ज़ा खा के अजियत में रही हूँ, मुझे नींद ही नहीं आई। क्योंकि वही ना, क्योंकि आपकी जो गट हेल्थ है ना वो आपकी से बहुत ज़्यादा आपकी इनका एक आपस में कनेक्शन है। हम योगा कहते हैं, योगा का बेसिकली मतलब ही मिलाप है, यूनिटी। अब यूनिटी क्या है? आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअली और आपको पता है मैं क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की इतनी आदी नहीं हूँ, अगर पिया है तो कभी दिन में या कुछ शाम में, कभी किसी रेस्टोरेंट। कल मैंने रात को क्योंकि पी ली कोल्ड ड्रिंक पिज़्ज़े के साथ, अब वो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे पहली मतलब पता चला कि कोल्ड ड्रिंक से नींद नहीं आती। नहीं आती आपको। अच्छा, इसके लिए एंजाइटी के लिए अश्वगंधा एक बड़ा मशहूर हर्ब है हमारी। हाँ। अब वो यूज़ करें, वो भी आपको बड़ा रिलैक्स और आपकी जो है ना आपको काम रखना चीज़ें शुरू कर देती हैं। सेकेंडली कोशिश करें नींद, आपका जितना स्लीपिंग पैटर्न अच्छा होगा ना आपके जिस्म की वैसे ही 80% बीमारियां जो सोशल मीडिया है ना, लोगों ने सबकी नींदें बर्बाद नहीं, कर दी। कोशिश करें कि रात बर्बाद 7-8 बजे जो है ना आप कह दें कि सोशल मीडिया को ना अल्लाह हाफिज़ करते हैं। हम लोग असल में स्टार्ट सभी करते हैं। मैं कहूँ ना कि जी मैं नहीं करती, मैं आप भी, हम लोग सब करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवॉइड करें। और जब आपको लगना शुरू हो जाए ना कि आप एक चीज़ से पैनिक हो रहे हैं, उससे फ़ौरन अपने माइंड को क्विट करें, अपनी जगह चेंज करें। यस, अपने आप को जैसे आप हैं फ़ौरन आप ताज़ा हवा में देखिए ये चीज़ें नेचुरली हैं। जितना नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट रखेंगे नहीं, ऑक्सीजन है ना बेस्ट है। हाँ। ये ऑक्सीजन की कदर फिजा उनसे पूछें जो बेचारे जो है ना सिलेंडर्स पे, वेंटिलेटर्स पे, उनको पूछें ये कुदरत ने हमें कितने खूबसूरत तोहफे दिए हैं, कोई टैक्स भी नहीं है, मजे की चीज़ ये भी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम मदद करते रहेंगे। एक आपने ब्यूटी सेशन भी हमारे साथ करना है बहुत जल्दी, वो भी सबके लिए, आप सबके लिए होगा। तो रूबी आपको बता चुकी है आज एंजाइटी के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, उसके ज़रिए आप अपनी एंजाइटी को ख़त्म कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा घर पे। हम आपको एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके, वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने लगे यहाँ पर, ये ज़बरदस्त टॉपिक है। मैं आपको बताऊँ आजकल नहीं बल्कि मैं आपको बताऊँ हर जगह बंगाली बाबा, काले आमिल, जादू करने वाले ढोंगी बाबा, ठीक है, महबूब आपके कदमों पे, आशिक आपके पीछे पीछे, महबूबा की पैर की मट्टी ला के दें, हम महबूबा को आपके पीछे लगा देंगे। महबूबा आपके पैर के नीचे बैठी होगी, धो धो के पिएगी आपके पैर। शौहर आपके काबू में, सास आपकी कदमों में। आय हाय, क्या ऐसा हो सकता है? ये सब कुछ मुमकिन है? क्या आप चाहते हैं कि आप जिसको पसंद करें वो आपकी मुट्ठी में हो? क्या आप चाहती हैं कि आपकी सास जो आपको घर से निकालने की कोशिश करी, आप अपनी सास को अपने ही घर से निकाल दें? क्या आप चाहती हैं? मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो लोग ये चाहते हैं, ये जो जादू कर रहे हैं, जो टोने कर रहे हैं, इन सारों को मैं कैसे काबू कर सकती हूँ? इसके लिए हमने बुलाया यहाँ पर बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब को, ठीक है। और ये पूरा खान है ना, और ख़ान जो होते हैं वो टेररिस्ट नहीं होते हम खान पर, हम नॉट टेररिस्ट, है ना। yes. क्या बात है। तो आज ही हमें बताएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से इन जाली हामिलों को, बाबाओं को अपनी मुट्ठी में हम कैसे पकड़ें, कैसे काबू करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए फ़िज़ा, इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान पिनल कोड है, जो आज से पौने 200 साल पहले प्री पार्टीशन चलता आ रहा है, उसके अंदर भी इन जाली आमलों के गिरद घेरा तंग करने के लिए दफ़ात मौजूद थी। सेक्शन 420 मौजूद था जिसकी 7 साल सज़ा है, लेकिन वो बेलेबल ऑफेंस था। फिर उसके बाद 2017 के अंदर एक अटैम्प्ट की गई जिसके अंदर जो है प्रिवेंशन ऑफ विच क्राफ्ट एक्ट बना दिया गया।
उस बिल के अंदर भी 3 महीने से लेकर 3 साल की सज़ा तजवीज़ कर दी गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो कागज़ के फूल से जिनसे आज तक खुशबू नहीं आई। क्यों नहीं आई? चूँकि लोगों तक इसकी अवेयरनेस नहीं थी। हमारी जो जनरल मैसेज है, जो हमारी पब्लिक है, उन तक इसकी अवेयरनेस ही नहीं थी। कि हमने देखा कि जगह जगह हम इश्तिहारात लगते देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। जिस तरह आपने अपने इब्तिदाई के अंदर जो तमहीद बांधी कि महबूब आपके कदमों में, ये वो लोग हैं शायद जिनसे उनका महबूब शायद पूरी ज़िंदगी जो है वो ना मनाया जा सका हो, जिनके अपने घर के अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये अपने आस्ताने लगा के, ये अपने डेरे लगा के, ये फट्टे लगा के लोगों को डिफरेंट इलाज तजवीज़ करते हैं। और हमने देखा कि इनकी वजह से जब मैंने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया तो वेरी फर्स्ट केस जो FIR मैंने पढ़ी, उस FIR के अंदर एक बेटी ने अपने बाप के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरे साथ ज़िना किया है, रेप किया है। बाद में जब वो केस ट्रायल स्टेज पे गया, मेरे नज़दीक वो बड़ा क्यूरियस केस था। जब वो ट्रायल स्टेज में गया तो मैंने देखा कि उसके अंदर एक जैली पीर आमिल का हाथ था, जिसने उसकी माँ को वर्गलाया कि तुमने अपने हामन से तलाक लेनी और अपनी बेटी से कहो, जो 14 साल की बेटी है, कि अपने ही हामन के ऊपर, अपने ही बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। तो अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि ये जो जैली पीर है, जो आमिल है, हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आइन के प्रेम्बल में सरकारी मज़हब इस्लाम है, आइन ने पाकिस्तान इस्लामी रवायात और का तहफ़्फ़ुज़ करता है। आर्टिकल 227 मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी रीत, कोई ऐसी रस्म या रवायत तरवीज नहीं पा सकती जो आइन, जो हमारे इस्लाम के सुलूक के मुनाफिद हो। लेकिन बात तो बताएं, मैंने आज तक कोई ऐसी खबर नहीं सुनी, न मैंने कोई ऐसा केस देखा जिसमें ये जाली आमिल जो है पकड़े गए हो। तो क्या ये शायद कानून जो था ये उस वक्त मेरे ख्याल से 2017 में, तो मैंने तो नहीं देखा। और अब ये रिसेंट कब ये सिचुएशन में आया है? देखिए जी, 2017 का जो कानून था, अनफॉर्चुनेटली आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात है। चूँकि पब्लिक तक इसकी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों ने इसके ऊपर प्रॉपर अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं चलाई, ना हुकूमत वक्त की तरफ से, ना हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से। अब लास्ट वीक हमारी सेनेट की कायमा कमेटी में ये प्रपोज हो चुकी है और हमारी सेनेट से ये अप्रूव हो चुकी है। अब कायमा कमेटी की सिफारिशात के बाद विद इन नो टाइम ये लॉ बनने जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ इसके अंदर सेक्शन 297A जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, इसकी सज़ा 7 साल तक कर दी जाएगी। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा और 1 मिलियन तक इसके अंदर जुर्माना भी तजवीज़ कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जहाँ पे नाहंदगी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे जहालत बहुत ज़्यादा है और कम इल्मी की वजह से लोग इन लोगों के हत्थे चढ़ते हैं और लोग ऐसे इकदाम करवा बैठते हैं या कर बैठते हैं जिसकी वजह से अपने घर वालों का भी सुकून बर्बाद करते हैं, अपनी फैमिली लाइफ को भी डिस्टॉर्ट और डैमेज करते हैं। लेकिन मैं एक बात फिजा ज़रूर कहूँगा कि बाहसीयत कौम हमारा ये तुरा इम्तियाज़ है कि हम एक ऐसे डॉक्टर के पास जाकर अपना हेयर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं कि जिसके सर पे खुद बाल नहीं है। हम एक ऐसे शख्स के पास जाकर या डॉक्टर के पास जाकर अपने मोटापे का इलाज करवाना चाहते हैं जो खुद मोटापे का शिकार है। तो अल्टीमेटली ये लोग जो कि खुद जहालत के समंदर में गोताजन हैं, हम इनसे इस तरह के तवीज़ लेते हैं। बात सुनिए, जो कानून है ना, इसको लोग गलत भी तो बहुत इस्तेमाल करेंगे। कोई भी किसी के ऊपर जो है ना उठा के इल्ज़ाम लगा देगा कि इसने मेरे पे जादू टोना किया है, इसने मेरे पे काला जादू किया। फिर हम सही कैसे पता करेंगे कि भाई ये तो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा देगा, कोई भी उठा के लगा देगा। देखिए, जब भी कोई भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, डेट हैज़ टू बी प्रूव इन द लाइट ऑफ कोजिट एंड कंक्रीट पीस ऑफ एविडेंसेस। वो कौन से एविडेंसेस हैं कि उस आस्थाने की तस्वीरें ली जाएंगी, उस आस्थाने पर जो अमलियात की जा रही हैं वो तमाम का तमाम सामान जो है कन्फिस्केट किया जाएगा, वह जब्त किया जाएगा, फ़र्ज़ मकबूजगी में ऐड किया जाएगा और समरी प्रोसेस इसके अंदर दिया गया। ये नहीं कि ये 5 साल 6 साल या 10 साल तक ये केस लटकता रहेगा, बल्कि 6 महीने के अंदर आइदर वे से कंक्लूड होना पड़ेगा। और जो गलत इल्ज़ाम लगाएगा उसके लिए सेक्शन 182 मौजूद है पाकिस्तान पिनल कोड की, दफ़ा 6 महीने की सज़ा है। फिर उसके अलावा सेक्शन 499 मौजूद है पाकिस्तान पिनल कोड का, डेफामेशन का सूट फाइल किया जा सकता है। सेक्शन 250 मौजूद है जो मजिस्ट्रेट को यह इख्तियार देता है, ये सेशन जज को यह इख्तियार देता है कि जो शख्स गलत कंप्लेन या बोगस कंकाक्टेड फटिशियस FIR दर्ज करवाएगा उसके अलावा आप 5 लाख तक फाइन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली वो शख्स जो झूठा मुद्दई होगा, जो किसी पे बेबुनियाद मन गढ़ या फर्जी दास्तानी इल्ज़ाम लगाएगा, उसके अगेंस्ट भी इस कानून के अंदर घेरा तंग कर लिया गया। तो अल्टीमेटली ये जो लॉ बनाया गया है बोनाफाइड इंटेंशन के साथ बनाया गया है
नेक नीति के साथ बनाया गया है। और ये इतना ही ज़रूरी है, जिस तरह पाकिस्तान से मंशियात का खात्मा करना ज़रूरी है, नाजायज़ तजावज़ात का खात्मा करना ज़रूरी है, उतना ही ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर ये लोग जो कि मज़हब के नाम पे या रूहानियत के नाम पे लोगों को लूटते हैं, लोगों के घर बर्बाद करते हैं, तवीज़ देते हैं, गलत मशवरे देते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों के गिरद घेरा तंग करना स्टेट की बुनियादी जिम्मेदारी। आइन का आर्टिकल 9 इस चीज़ की गमाज़ कासी तर्जुमा नहीं करता है कि राइट टू लाइफ प्रोवाइड करना, दिस वुड बी द फंडामेंटल लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को रियासत के अंदर तरवीज देना, प्रमोट करना, प्रिवेंट करना। तो अल्टीमेटली स्टेट ने ये बड़ा ज़बरदस्त इकदाम किया, जिस तरह पीरा फोर्स बना दी गई, जिस तरह CCD बना दी गई, जिस तरह बहुत सारे इकदाम किए गए। देखिए उसमें आइदर वे लॉ को जो है मिस अप्रोप्रिएट भी किया जाता है, मिस यूज़ भी किया जाता है। उसमें तस्वीर के दोनों तरफ के रुख को हम ज़रूर देखें, उसमें इक्का दुक्का केस आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, हमारी नज़र से भी गुजरा होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब कोई चीज़ बनाई जाती है या लॉ बनाया जाता है, उसके हम देखते हैं कि पॉजिटिव अफेक्ट सोसाइटी में उसके फ्रूट्स कितने थे और लोगों ने उससे बेनिफिट कितना लिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। आज हम बात करें जाली हामिलों के ऊपर और उनके जो कानून अभी नाफिज हुए वो क्या है। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं जाली आमिल जो ये केसेस कर रहे हैं ना आजकल, इनके ऊपर उनकी पकड़ हो रही है उसके ऊपर। अच्छा, मैं एक और सवाल ये करना चाहूँगी कि एक आम आदमी के बारे में बता दें कि वो किस तरह से जाएगा, पुलिस थाने में जाएगा, सबूत किस तरह से लेके जाएगा, ठीक है, क्योंकि बताना होता है ना कि किसी पे जादू हुआ है और ये काम हो रहा है, ये आमिल जो है ना इसके ऊपर इस तरह के काले इल्म कर रहा है, तो अब वो कोई वीडियो बना के लेके जाएगा, कोई तस्वीरें लेके जाएगा। एक आम आदमी को FIR कराने का एक तरीका बता दें। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक आम आदमी अगर डायरेक्टली अफेक्टेड है फिर वो जाके FIR करवा सकता है। अगर वो अफेक्टेड नहीं है, वो समझता है ये काम गलत हो रहा है, somebody is committed the commission of crime or involved in the commission of crime, फिर भी वो जाके FIR करवा सकता है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, जेली क्वेश्चन, कि वो कैसे जाके FIR करवा सकता है। देखिए फिजा, जब भी हम जाते हैं इन चीज़ों को परस्यू करने के लिए, सबसे पहले तो हमें उन केसेस को परस्यू करने की ज़रूरत है उन लोगों को जो एडवर्टाइज़ करते हैं, बंगाली बाबा, काला जादू, ब्लैक मैजिक और महबूब आपके कदमों में। तो जगह जगह इश्तिहारात लगे मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट मिलती है, सोशल मीडिया पे मिलती है। सबसे पहले एक आम आदमी वहाँ से लेकर अगर एक स्क्रीनशॉट FIA को दे देता है, अगर वो कोई इश्तिहार पढ़ता है, उसका नंबर ऊपर लिखा है, वो पुलिस स्टेशन में लेकर सिर्फ वो डेट जो पीस ऑफ एविडेंस है जो उसने एक तस्वीर की शक्ल में लिया, वो जाके उसको लोकल पुलिस स्टेशन को इंटीमेट करे कि आपकी जुरिस्डिक्शन के अंदर एक शख्स जो कि बंगाली बाबा है या जैली आमिल है या पीर फ़कीर है, जो कि जैली जो है वो मामलात कर रहा है और अल्टीमेटली लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो उस थाने की जुरिस्डिक्शन में जाके FIR का इंदराज करवा सकता है। अगर वो अफेक्टेड है फिर भी, अगर वो अफेक्टेड नहीं है, वो समझता है ये गलत हो रहा है, ये जुर्म का इर्तिकाब किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली वो फिर भी जाके करवा सकता है। इसमें कोई कदगर नहीं है, इसमें कोई ममानत नहीं है। और हम हर चीज़ हुकूमत पे क्यों डालते हैं, हम हर चीज़ अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पे क्यों डालते हैं? क्या मेरा बतौर शहरी सिटीज़न ऑफ स्टेट ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल ज़िम्मेदारी नहीं है कि कहीं पे हम गलत काम होता हुआ देखते हैं, इश्तिहार देखते हैं, बंगाली बाबे को देखते हैं? जो आपने सेकंड बात की कि कौन सा ऐसा पीस ऑफ एविडेंस, मेरे ख्याल में सबसे पहले ये लोग जो दंदाते फिर रहे हैं, जो बड़ी दीदा दिलेरी के साथ या हाई हैंडेडनेस के साथ इश्तिहारात लगवाते हैं, सोशल मीडिया पर ऐड लेते हैं, पहले इन लोगों का कला कमा करें, ताकि जो बाकी पीछे बच्चे कुछ लोग हैं उनके जहानों कलूब पे ये चीज़ ज़रूर अक्स करे कि कल कला अगर हमें भी पकड़ा गया तो हमें भी 1 मिलियन तक फ़ाइन किया जाएगा, 7 साल तक की कैद दी जाएगी और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इट मीन्स कि स्टेट इसे जो है सीरियस कंसर्न के साथ टैकल करने की कोशिश कर रही है कि हमारे माशरे से इन चीज़ों का कला कमा और सदेबाब किया जा सके। अच्छा, ये बताइएगा, जो लोग ऑलरेडी इस्लामी तालीमात के हिसाब से अगर किसी का सही इलाज करें, कोई रूहानी इलाज करते हैं, अब वो लोग क्या करेंगे? क्या उनको भी कोई परमिशन चाहिए होगी किसी की ट्रीटमेंट के लिए, रूहानी इलाज के लिए? उनको बिल्कुल किसी किस्म की परमिशन नहीं चाहिए। जो लोग साफ शफाफ तरीके से कर रहे हैं, और हमारा बतौर मुसलमान हमारा ईमान का हिस्सा कि चाहे मेडिसिन इतनी जल्दी असर नहीं करती जितनी, मगर अगर उनके खिलाफ किसी ने झूठी FIR कर दी, कोई भी कर सकता है। फिर मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया, सेक्शन 182 का, सेक्शन 250 का, फिर उसके बाद सेक्शन 499 का। ऐसा झूठा मुद्दई जो आपको हरासा करता है, जो आपको तंग करता है, जो आपके खिलाफ
पार्शियल या प्रेजुडिस कार्रवाइयाँ प्रोसीडिंग को इनिशिएट करता है, तो अल्टीमेटली हमारे कानून के अंदर उसके खिलाफ घेरा तंग करने के लिए या उसका सदेबाब करने के मुकम्मल प्रोसेस दिया गया है। 6 महीने से लेकर 2 साल की सज़ा है, फिर जुर्माने रखे गए हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि हम जब भी देखते हैं इस तरह के कवानीन बनते हैं तो आइदर वे उसका इस्तेमाल देखते हैं, उसका मिसयूज़ भी देखते हैं, और ऐसे लोग ऐसे कवानीन की आड़ में उन लोगों को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं जो कि दुरुस्त काम कर रहे हैं। हाँ। और अल्टीमेटली जो मैंने आपको बात की कि मेडिसन इतनी जल्दी असर नहीं करती जितनी कलाम अल्लाह जो है इतना असर करता है, या अल्लाह का जो पाक कलाम असर करता है। तो जो लोग सही काम कर रहे हैं, अल्लाह के कलाम को तरवीज देते हैं, मैं समझता हूँ कि वो सबसे मोतबर लोग हैं, और उनके ही जो आस्ताने चलने चाहिए, उनके ही आस्ताने से लोगों को कुरान की तालीमात के मुताबिक शफा मिलनी चाहिए। ये लोग जो जैली झूठे मकार जो बर्बादी तबाही करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में इनका कला कमा करना, सदेबाब करना हुकूमत वक्त की जो है बुनियादी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब ऑल द वे आए, आपने हमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। अभी हम बात करेंगे पुरानी दर्दों के ऊपर। नाज़रीन, जब सर्दियां आने वाली होती हैं तो सबसे पहले आपके जिस्म में जो पुरानी दर्द है ना, वो निकल के आ जाती है। कहीं आपको चोट लगी हो हड्डी में, वो दर्द वापस रिपीट होती है। कहीं कोई प्लास्टर हुआ हो, कोई टांगें टूट गई हों, कोई फ्रैक्चर हुआ हो, कोई स्पोर्ट्स के मैदान में कहीं कोई ठुड्डा पुड्डा पड़ा हो, बस आपको फिर वो हर साल जब मौसम बदलता है, सर्दियाँ आने लगती हैं, तो फिर आपको वो दर्द आ जाती है। उसी तरह उम्र के हिसाब से भी जब आपकी हड्डियाँ थोड़ा सा कमज़ोर होने लगती हैं, या फिर कोई आपकी ग़िज़ा की वजह से, या फिर आपकी एक्टिविटी लाइफ में कम हो, वॉक कम, एक्सरसाइज कम हो, तो आपके थोड़े से जिस्म में जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं। गलत पोस्चर पे बैठ के तो हर चीज़ आपको अगर इरिटेट करिए, तो फिर ये मौसम शुरू होता है ना, सर्दी वाला जो आने वाली होती है, यहाँ से आपका सिलसिला शुरू होता है। आपको ना जिस्म में बॉडी पेन, अजीब अजीब किस्म के दर्द, और ऐसे ऐसे पुराने या सारे कदीमा के दर्द निकल आते हैं कि आप कहते हैं आय हाय, ये तो उस ज़माने का दर्द था, ये इस ज़माने में हो रहा है, इस ज़माने में तकलीफ़ दे रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे, क्यों होता है, किस लिए होता है। कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं हम आपकी, क्योंकि हमारे पास मौजूद है ज़बरदस्त फिजिशियन सलमान, और सलमान भाई जो है हमें यहाँ पर बताते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी ये जो दर्दें वो ख़त्म करनी है। तो डॉक्टर हमारे पास सलमान फ़िरोज़ मौजूद हैं, और ये एक्सरसाइज करवाएंगे और आपको बताएंगे, फिजियोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपको तो कोई पुरानी दर्दें निकलती नहीं होंगी, सुबह शाम एक्सरसाइज करते भी हैं, कराते भी हैं, आपको तो कुछ नहीं होता होगा। अच्छा, या आपको भी आम इंसानों को जरा कोई दर्द निकलना एक नॉर्मल चीज़ है। दर्द बेसिकली हमारी दुश्मन नहीं होती। अच्छा, कई दफ़ा होता ये है कि बॉडी में इम्बैलेंस हो गया, गलत पोजीशन में आप बैठे हैं, दर्द वगैरह निकलना एक नॉर्मल चीज़ है। और जिस्म को अल्लाह पाक ने हमारे बनाया इस तरह है कि अगर आपको दर्द होती है तो जिस्म ऑन इट्स ओन खुद इसको हील कर लेता है, यानी कि ठीक हो जाता है। अच्छा, कुछ दर्द को 1 घंटा लगता है, कईयों को 4 घंटे लगते हैं, कईयों को 1-2 हफ्ते लग सकते हैं। इंजरी की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। मसला तब आता है कि जब कोई ऐसे फैक्टर्स बीच में असरअंदाज होते हैं जो कि आपकी रिकवरी नहीं होने देते, रिकवरी को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से सेम पेन आपको जो 10 साल पहले चोट लगी थी वो उसी तरह लटकती रहती है। जब जब मौसम बदलता है आपको दर्द होती है। जब ये मौसम बदलता है, अक्सर लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि जब मौसम ठंडा होता है तब दर्दें क्यों आती हैं, सर्दियों में दर्दें क्यों आती हैं। इसकी वजह यह है, एक चीज़ होती है इसे कहते हैं बैरोमेट्रिक प्रेशर। हवा का एक ख़ास टेम्परेचर पे हमारे जॉइंट्स पे प्रेशर रह रहा है, हर टाइम हमारे जॉइंट्स पे प्रेशर है। हमारे जॉइंट्स के अंदर भी हीट है, उसका भी एक प्रेशर बाहर की तरफ है। ये एक प्रॉपर बैलेंस के साथ, अंदर से प्रेशर बाहर और बाहर से प्रेशर अंदर, एक बैलेंस के साथ चल रहा होता है। जब भी मौसम बदलता है तो बाहर का प्रेशर कम हो जाता है। जब ठंडा मौसम आता है तो हमारी इन्वायरमेंट का प्रेशर जॉइंट्स पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट का प्रेशर ज़्यादा है। तो वो प्रेशर का एक कानून है कि प्रेशर ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पे जाता है। तो हमारे जॉइंट्स में बाकायदा तौर पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बाकायदा तौर पे स्वेलिंग हो जाती है, और जहाँ जहाँ आपको पुरानी पेन्स थी वो भी ट्रिगर हो जाती है। अच्छा, अब जैसे मोस्टली कमर का दर्द, ठीक है, कुछ लोगों को जो है ना ये शोल्डर के पीछे फ्रीजिंग वाला पेन इन सर्दियों के टाइम पे बड़ा ज़्यादा शुरू होता है। ऑफ कोर्स घुटनों का भी, क्योंकि ये तो सीवियर लोगों का अब शुरू ही हो गया। अच्छा, कुछ लोगों को जैसे गर्मी में हम एसी में बैठते हैं, हमारी बॉडी एसी की आदत होती है हमें, फिर जब ये मौसम चेंज होता है तो एसी कम और फिर थोड़ा सा ठंडा मौसम शुरू होने लगता है, उससे भी बड़ी दर्दें जो है ना चेंज बॉडी में आता है, दर्दें
निकलना शुरू हो जाती है? ऐसे ही है, दर्द निकलना नॉर्मल चीज़ है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें फोकस इस चीज़ पे करना चाहिए कि जो दर्द आपके जिस्म में निकलती है, हमने अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग इतना रखना है, उसकी अलाइनमेंट, पोजीशनिंग, बैलेंसिंग इतनी बेहतर रखनी है कि अगर खुदा ना खास्ता दर्द निकले भी तो जिस्म खुद ब खुद इसको रिकवर कर ले। हम क्या करते हैं, रिलाई करते हैं मेडिसिन पे, पेन किलर पे, कि हल्की फुल्की दर्द निकली है तो हमने दवाई खा ली, उसके अल्टीमेटली साइड इफेक्ट है। पेन बेसिकली एक अलार्म होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अगर दर्द हो रही है, दर्द को हम समझते हैं कि हमारा दुश्मन है, बल्कि दर्द हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। एक बच्चों की एक जो है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जेनेटिकली उनके अंदर ये मसला होता है, इसको कहते हैं कंजेनिटल पैरेस्थीसिया, एनाल्जीसिया। अब इसके अंदर होता ये है कि वो बच्चों को दर्द नहीं महसूस होती। दर्द जिसको हम बुरा समझ रहे हैं, ये जो बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ, इनको दर्द महसूस ही नहीं होती। ये पैदाइशी तौर पे दर्द महसूस करने वाले बच्चे नहीं होते। आप इनके हाथ को जला दें, कोई छुरी मार दें, चाकू मार दें, दर्द नहीं बिल्कुल महसूस कर सकते। अब इन बच्चों की उम्र बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसकी वजह ये है कि आम हालात में हमें, आप बैठी हैं, थक जाएंगी, टांग चेंज कर लेंगी, पोस्चर चेंज कर लेंगी, कमर सीधी कर लेंगी, सोई हुई हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगी। बेसिकली दर्द अकड़ाव हमें ये एहसास देता है कि हमने अपनी पोजीशन को चेंज करना है। ये जो बच्चे हैं, चूंकि इनमें दर्द को महसूस करने की हिस्स होती नहीं है, इस वजह से थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी हड्डियां टूटती रहती हैं, पाँव की प्लेसमेंट गलत रही, बैठने का एंगल गलत रहा, इनकी हड्डियां टूटती और आहिस्ता आहिस्ता ये फिर जो है ना नहीं अपने सर्वाइव कर सकते। इसलिए कोशिश करें हल्की फुल्की जब भी दर्द हो, बजाय कि हम पेन किलर लें, हम अपने मसल्स को एक्टिव रखें, मोबिलिटी रखें। जॉइंट्स के लिए एक टर्म बोली जाती है, मोशन इज लोशन। जोड़ों को बनाया अल्लाह पाक ने ऐसे है कि इनको खुराक तब मिलती है जब हम इसके मूवमेंट करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। आज के लाइफस्टाइल में हम अपने जोड़ों को इस्तेमाल ही नहीं करते, जोड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दर्द निकलती है। और जो पुरानी दर्दें हैं वो आपकी पहले ठीक ही नहीं हुई होती, हमने जोड़ को इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको प्रॉपर रिहैब ही नहीं किया, इस वजह से वो सारा साल अब दर्दों में ही रहते हैं। तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या इलाज है, स्पेशली जब ये मौसम चढ़ने वाला होता है सर्दियों का, इससे पहले हम ऐसा क्या करें? अच्छा, इसमें एक टर्म बोली जाती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सबसे पहले तो हमने अपने जॉइंट को प्रिवेंट करना है, अपने जॉइंट्स की एज को रिवर्स करना है। ऐसा पॉसिबल है कि एक 25 साल का शख्स है, उसकी जोड़ों की उम्र 60 साल है। ऐसा भी पॉसिबल है एक 60 साल का शख्स है, उसकी जोड़ों की उम्र 30 साल हो जाती है। यानी कि जोड़ों की एज को रिवर्स किया जाता है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं, एज रिवर्सल एक्सरसाइज है, एंटी एजिंग एक्सरसाइज इनको कहते हैं। तो अगर आप कहें मैं परफॉर्म करके सलमान भाई, एक ब्रेक के बाद हम इसी के ऊपर बात करेंगे, ये क्योंकि थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपकी एज कुछ हो मगर आपके जोड़ जो हैं वो जवान हो, वो कैसे हम कर सकते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, हम पुराने दर्दों के ऊपर बात कर रहे थे। मुझे बताइए डॉक्टर सलमान कि एक्सरसाइजेस तो हम बता रहे हैं, मगर एक चीज़ ज़रूर मुझे ऐड करके बता दें कि जो हम वॉक करते होते हैं, तो क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लड सर्कुलेशन होती है, हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती है, तो क्या ये भी हमारी इस दर्दों को नॉर्मलाइज कर सकती है बॉडी में? अच्छा, वॉक बेसिकली चहलकदमी नॉर्मल चीज़ है, करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं ना, कि जो काम हम 1 घंटे वॉक से लेते हैं, यानी कि जो हमारे जिस्म को 1 घंटा पैदल चलने से फ़ायदा होता है, उससे ज़्यादा फ़ायदा हम 15-20 मिनट घर में रह के या पार्क में या जिम में जाके कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइजेज या कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ले सकते हैं। तो मेरा ये जो मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो गई है, आपको चाहिए ये कि वॉक की बजाय, कार्डियो की बजाय फिज़िकल एक्सरसाइजेज जिसके अंदर आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शामिल है, वो करें। वॉक से जो हार्मोनल चेंजिंग होते हैं ना, उम्र के बाद आपको हार्मोनल चेंजिंग आना शुरू हो जाते हैं। उसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, वेट उठाएं, एक्सरसाइजेज वो वाली करें जिसमें जोर लगता है। कम वक्त में हम ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा, ऐसे में वो जो बिजी इंडिविजुअल हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। जिन्होंने काम करना है, ऑफिस जाना है, वो 20 मिनट लगाएंगे, पसीना निकालेंगे, उन्हें फ़ायदा आ जाएगा। यही अगर उन्हें वॉक करके उतना फ़ायदा लेना हो तो उन्हें 1 घंटा 1.5 घंटा वॉक करनी पड़ेगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वॉक जो है करें, अच्छी चीज़ है, रोज़ाना चहलकदमी करें। लेकिन अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, जो कि जिम में चले जाएं, जो कि जिम में जाएं, या वैसे आप बॉडी वेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आइए जी, एक्सरसाइज बताइएगा। अच्छा, अब ये जो एक्सरसाइज है ना, स्पेसिफिकली ये एंटी एजिंग एक्सरसाइज है। Okay. ये लिटरली आपके जोड़ों को 10 साल तक जवान कर देंगे। अच्छा, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आपने रोजाना करनी है, वो लोग जिन्हें दर्द है वो एहतियात से करेंगे कि किसी एक्सरसाइज में दर्द ना हो, और जिन लोगों को दर्द नहीं है वो रोजाना करेंगे कि बदलते मौसम में इनके मसला है। सबसे पहला काम ये है कि आपने पाँव इस तरह खोल के खड़े होने, बाजू आपके बिल्कुल ढीले होने चाहिए, कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है कि आपका चेहरा ज़्यादा मूव नहीं होगा, आपने स्पाइन को मूव करना है ये, और हाथ आपने इस तरह टैप करना है, आपकी बॉडी के साथ टैप हो गई। इससे हो ये रहा है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में मूवमेंट आ रही है,
रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ सबसे पहला काम ये होता है कि डिस्क की में डीजनरेशन शुरू हो जाती है, डिस्क की हाइट कम हो जाती है, आपका बाकायदा तौर पे लिटरली कद छोटा हो जाता है क्योंकि डिस्क के अंदर फ्लूइड होता है वो कम होना शुरू हो जाता अच्छा। है। तो अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो इससे डिस्क हाइड्रेट होती है, उसको खुराक मिलती है, कभी भी चुक नहीं पड़ेगी, कभी भी कमर में दर्द नहीं होगी, हिप में पेन नहीं होगी इस एक्सरसाइज से। वाह। और नेक्स्ट ये कितनी देर एक्सरसाइज करना है? 1 मिनट करना ओके। है। रोजाना करना है, हर एक्सरसाइज को 1 मिनट के लिए 1 करना मिनट के लिए। है। नेक्स्ट आपने इस तरह पाँव जोड़ के खड़े हो जाना है, एक हाथ हिप के इस साइड पे रखना है, अब दूसरा हाथ अपने बॉडी को टच करके लेके आना है इधर, इधर से ऊपर ऐसे साइड पे, ये फिर दूसरी साइड पे हाथ ऐसे टच करके ये लेके आना है। इससे हो ये रहा है कि हमारा सारा रिब केज ओपन हो रहा है, आपकी सारी स्पाइन की जो साइड से इसकी फ्लेक्शन है ये बेहतरी की तरफ आ रही है। बढ़ती उम्र के साथ रीढ़ की हड्डी के अंदर आपका जो स्टिफनेस आ जाती है, आपकी लचक कम हो जाती है। जितनी ज्यादा आपकी रीढ़ की हड्डी में लचक होगी उतने ज्यादा आपके जोड़ जवान रहेंगे। बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है जिसको डिस्क का मसला है, कमर की दर्द है, ये करते वक्त किसी किस्म की ये दर्द जो नहीं कमर होगी। के साइड में भी जो जैसे लॉक सा हो जाता है ना, ये उससे भी उसको भी बेहतर करेगी। हाँ। और ब्रीदिंग में जिसको डिस्कम्फर्ट है, ज्यादा चलते वक्त सांस चढ़ जाता है, ये आपके रिब के मसल्स को ओपन कर रही है जिसकी वजह से ओके। आपकी ब्रीदिंग भी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है, अच्छा अब ये वाली वर्जिश स्पेसिफिकली जिनको कमर दर्द है वो बड़े एहतियात से करेंगे, कमर दर्द नहीं बढ़नी चाहिए। ओके। आपने थोड़े से पाँव खोल के खड़े होना है। अब आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को एक एक सेगमेंट करके नीचे मूव करना है। एक होता है ऐसे नीचे टो टच करना, ये नहीं आपने करना, आपने करना एक एक सेगमेंट। पहले गर्दन को ऐसे बेंड किया, फिर हल्का सा शोल्डर बेंड किए, कमर बेंड की, नीचे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए, उतना नीचे आए जितना आप आ सकते हैं। अब मैं चूंकि करता हूँ, प्रैक्टिस है तो मैंने आराम से कर लिया। अगर आपका नीचे नहीं भी हाथ लग रहे कोई क्योंकि मसला कुछ नहीं है। लोगों की टांगे लंबी होती हैं। हाँ, वो उनके लिए मुश्किल रहता है। उनका पैर के साथ हाथ जाते हाँ, हैं। और कई लोगों की कमर के अंदर स्टिफनेस भी होती है, वो भी नीचे नहीं जा सकते ना, हाँ। इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। तो आपने आराम से ऐसे नीचे लेके आना है, फिर वापस ऊपर लेके आना है, और जब ऊपर आना है कमर के पीछे हाथ रखने हैं और ऐसे पीछे जाना है, अच्छा, बैक पे भी करना है। बैक पे जाना है, फिर नीचे आना है। 1 मिनट के लिए आपने ये वाली एक्टिविटी एक बार दोबारा दिखा दे, क्योंकि जो आपने फेस के साथ पहले हर सेगमेंट को अलग मूव करना है। पहले अपनी थोड़ी को इसके साथ लगाना है, ओके। फिर नीचे आहिस्ता आहिस्ता आप रोल कर रहे हैं, रोल कंधे रोल, नीचे 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 जमीन के पास, फिर वापस वापस वापस, हाथ पीछे, ऑलराइट। तो 1 मिनट में जितना आप कर सकते हैं आप करेंगे। और ये भी 1 मिनट के अंदर 1 मिनट की ये सारी रीढ़ की हड्डी नरम हो रही है, सारे जोड़ नरम हो ये रहे हैं, बहुत जिसकी अच्छा वजह था। से आपका जो जोड़ों की एज है वो बेहतरी की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि जोड़ों को इससे खुराक मिलेगी, वो खुद को हील करेंगे। ये बहुत अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट है आपने पाँव खोलने हैं, इस तरह पाँव का मुंह ऐसे बाहर की तरफ होगा। अब आपने क्या करना है, घुटने भी पाँव की डायरेक्शन में बेंड होने चाहिए, दोनों हाथ ऐसे, कमर सीधी रहेगी, ऐसे आपने जमीन के साथ टच करने हैं, ये कमर सीधी रहनी चाहिए, चेहरा सामने हो। फिर जब वापस ऊपर जाएंगे तो ये पीछे की तरफ लेके आएंगे। अच्छा, इससे क्या हो रहा है? इससे आपके एक तो हिप के मसल मजबूत हो रहे हैं, घुटने में कभी दर्द नहीं होगी अगर आप ये करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी दर्द है तो एहतियात से करें, लेकिन अगर आप ये रोजाना करेंगे, घुटने में पेन, हिप में पेन, एंकल में पेन, कमर में पेन आपको कभी नहीं होगी, क्योंकि इससे ओवरऑल आपकी क्योंकि काइनेटिक घुटने चेन में मजबूत हो रही है। लोड तो नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, घुटने में लोड पड़ेगा तो मजबूत होगा। अच्छा, इसको लोड प्रेशर देना है? आएगा तो मजबूत होगा। ओ, लेकिन अगर लोड आप देना प्रॉपर एंगल से कमर सीधी करके हिप पीछे निकाल के कर रहे हैं तो घुटने में प्रेशर कम पड़ेगा, और इससे मॉडर्न लाइफस्टाइल में लगातार बैठने की वजह से आपके जोड़ हरकत ही नहीं करते। जब हरकत ही नहीं करेंगे, खुराक ही नहीं मिलेगी, तो कमजोर हो जाएगा। अच्छा। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज ये, हर वर्जिश को 1-1 मिनट के लिए करना है। लास्ट एक्सरसाइज ये है कि एक टांग आगे एक टांग पीछे। अब अगर तो आपका बैलेंस खराब है, एज ज्यादा, तो रिस्क ना लें, साथ कुर्सी रख लें या दीवार के साथ कर लें। ओके। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, आपका जो आगे वाली टांग है इस पे आपने बेंड करना है, और पीछे वाली टांग ऐसे जमीन के साथ टच होगी। ये बिल्कुल आराम से आपने करना है। बस ये घुटने के पेन वाले मरीज ये बड़े एहतियात से करें, क्योंकि दर्द बढ़नी नहीं चाहिए। अगर आप हल्का सा नीचे जा सकते हैं, हल्का सा चले जाएं, कोई मसला नहीं। पूरा जा सकते हैं, पूरा चले जाएं। दीवार के साथ कैसे करना है? दीवार के सासाथ भी दिखा दें, वो दीवार उसके साथ अगर दिखा दें, अच्छा, अगर आप व्हाइट वॉल के साथ ये बैलेंस के लिए आप साथ दीवार रख सकते हैं, ताकि ओके। आपका बैलेंस झटका लग के गिरने का चांस ना हो। एक टांग आगे एक टांग पीछे। अब आपने पीछे वाला पाँव पंजे पे रखना है, ये इस तरह से नीचे टच करेंगे, फिर वापस अच्छा। आएंगे। ये दीवार पकड़ी इसलिए कि आसरा रहे, सहारा रहे, अब गिरे ना। हाँ। तो इस तरह 1 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए राइट साइड पे, 30 सेकंड के लेफ्ट साइड पे। ये सारी वर्जिशों में से स्पेसिफिक वो वर्जिश है जिसमें घुटनों पे प्रेशर आता है, तो ये बड़े एहतियात से कीजिएगा। औरतें भी इसी तरह से कर सकती हैं? औरतें भी करें। 5 वर्जिशें, 5 मिनट लगेंगे। इफेक्ट ज़्यादा लेना चाहते हैं, दिन में 2 दफ़ा करें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी टॉलरेंस बिल्ड होगी, मसल मजबूत होंगे। ये जो जोड़ों की दर्दें हैं, इनसे इंशाल्लाह छुटकारा मिल जाएगा, और आप यंग बाकायदा तौर पर नजर आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि
आपका जो पोस्चर है ये एजिंग का एक साइन है कि आपका पोस्चर खराब हो जाता है, इधर कुब निकल आता है, चलने फिरने में, मूवमेंट में, उठने बैठने में, सिर्फ बेड से उठने में भी आपको होता है। अच्छा, ये जो अभी मौसम चेंज हो रहा है, इसमें जो सर्दियाँ आई हैं, सबसे पहले ये तकलीफ बहुत देती हैं जो ये अभी आप करके दिखा रहे थे, बिस्तर से उठना लोगों के लिए अजाब होता है, किसी को बिस्तर, बच्चे मुसीबत में आ गए, बच्चों की कमरें रह जाती हैं, क्यों? आह की आवाजें निकल रही हैं, हाँ, उठा नहीं जा रहा, ये जवाब दे देते हैं, भाई क्यों? हरकत नहीं ना कर रहे। जिस्म को एक मकसद के लिए बनाया, हरकत के लिए, उसे खुराक ही उससे मिलेगी। अगर आप गाड़ी को चलने के लिए बनाया गया, गाड़ी को चलाएंगे नहीं, खड़ी रहेगी, इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता खराबी आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हमारे जोड़ों को मूवमेंट के लिए बनाया, हम मूवमेंट करते रहेंगे तो खुराक मिलेगी। तो ये सेफ एक्सरसाइजेज हैं, घर में रह के करें, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम लगेंगे, कोई ज़्यादा कोई हैवी इक्विपमेंट जिम की ज़रूरत नहीं है, आपके जोड़ सेहतमंद रहेंगे और डॉक्टरों का खर्चा बचेगा। अच्छा, शोल्डर्स की भी कुछ एक्सरसाइज बता दें, क्योंकि आपने फुल बॉडी वैसे तो बताया है सारा कुछ, मगर कुछ शोल्डर्स की भी, क्योंकि जो फ्रीजिंग वाले शोल्डर्स, ठंड लगी हुई शोल्डर्स, बैक पे ऐसे, जैसे आपको पता है अगर किसी को नज़ला खांसी हो जाता है तो ये पीछे पीठ पे ना उनको ऐसा लगता है दिमाग की आधी ये जगह से पीछे पूरी पीठ उनकी जैसे जम गई, ठीक है ना? शोल्डर के लिए भी दर्दें बहुत होती है, और ये इस मौसम में शोल्डर की पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका बताएं कोई प्लीज़। अच्छा, इसके लिए ना इसको कहते हैं क्लैपिंग एक्सरसाइज। क्लैपिंग अब इसके अंदर क्या, अगर आप ये रोज़ाना करते हैं, आपको कभी भी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, कंधे में दर्द नहीं होगी। आपको जो स्क्रीन पे बैठ के करने वाले लोग हैं उनको कंधे में दर्द, पोस्चर खराब, कुब निकल आता है, ये कभी नहीं होगा अगर आप मेरे ऑफिस में सारों को ये दर्द है। अब इसका हल ये है कि आपने क्या करना है, पाँव ऐसे खोल कर खड़े हो जाना सीधे। अब आपने ऐसे चेहरे से ऊपर ताली भी जानी है, यानी कि आपके फेस लेवल पे ऐसे क्लैप करना है, और यही हाथ पीछे लेके जाने हैं, इधर क्लैप करना है। ये इससे आपके सारे शोल्डर की मोबिलिटी बेहतर हो रही है, और इसे आपने तकरीबन 30 सेकंड के लिए करना है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, बिल्कुल आराम से करेंगे। और अगर आपसे पीछे क्लैप नहीं हो रही कोई मसला नहीं, लेकिन आपने कोशिश बस करनी है, दोनों साइड पे क्लैप होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यही चीज़, पाँव जोड़ के खड़े होंगे, ऐसे क्लैप करेंगे, ऊपर क्लैप करेंगे, ये सारी शोल्डर्स के लिए होता है। सारे शोल्डर की मोबिलिटी बेहतर रहेगी, कभी भी आपको फ्रोजन शोल्डर का पैर मसला को नहीं क्यों जोड़ के रखना है? बैलेंस सही रहता है ना। अगर आपका पाँव ऐसे खुले हैं इसमें, हाँ। तो कभी ऐसा हो सकता है एक साइड पे वजन ज्यादा है, दूसरी साइड पे वजन ज्यादा है, तो इसलिए पाँव जोड़ लेंगे तो बैलेंस एक रहेगा। बैलेंस रहेगा। हर वर्जिश को सिमेट्री और बैलेंस के साथ करना चाहिए। गुड पॉइंट। अच्छा, इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज ये है कि आपने अपने बाजू को इस तरह बस पीछे की तरफ लेके जाना है। ये सारा दिन बैठने से हमारे जो सामने के मसल हैं खिंच जाते हैं, तो हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो ये प्रोसेस सारा रिवर्स होगा। दोनों को इकट्ठे लेके जा सकते हैं या एक एक करके लेके जा सकते हैं, जैसे आपके लिए आसान है। आपने 30-30 सेकंड के लिए तीनों वर्जिशों को करना है, इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन वो लोग जिनको ऑलरेडी फ्रोजन शोल्डर है या कंधे में दर्द है, एहतियात से करें। उतना फ्रोजन शोल्डर में बाजू बेसिकली ऊपर जाता नहीं है लोगों का ना, तो वो उतना लेके जाएं जितना उनसे जा सकता है, कोई मसला अच्छा, नहीं। और एक और चीज़ जो मोस्टली ये शोल्डर से ये पूरी यहाँ तक ना मसल तक, ये पीछे के मसल तक, ये जगह भी लोगों को पेन रहती है। मोस्टली मेंस वगैरह में ये ज़्यादा इशू पाया जाता है। अच्छा, ये इसकी वजह कि वैसे ये posture आप है। देखें ना, ये तो हाथ तक पहुंच रहा है, कोहनी के ऊपर तक, हाँ जी। पीछे की जगह से पूरे आपके इस मसल पे ट्रैवल कर रहा है। इसका क्या करें? मोस्टली घर में मर्दों को बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें वैसे ये वाली एक्सरसाइज बहुत हाईली इफेक्टिव है, क्योंकि ये जो सारे ये मसल clap गर्दन वाली? से क्लैप वाली, Okay. यही करें। लेकिन खास तौर पे मर्द हजरात कोई ऐसी जगह बनाएं जहां वो लटक सकें। जब हम लटकते हैं हमारी ग्रिप मजबूत होती है, तो उससे हमारी एज भी रिवर्स होती है, और ये बड़ी बेहतरीन एंटी एजिंग एक्सरसाइज है लटकना। लटकने तो कोशिश, से? हाथ जितना ताकतवर है उतनी देर तक आप जिंदा रहेंगे। वैसे तो ये कब्ज़ा कुदरत में अल्लाह के है, लेकिन आपके जिस्म की सेहत का इंडिकेटर है आपके हाथ की स्ट्रेंथ। तो कोशिश ये करें कि घर में कोई रॉड लगा लें, आप आते जाते उसके साथ लटकें। आपको अपने बॉडी वेट का वजन उठाने के काबिल होना चाहिए देर तक, जितना मैक्सिमम 1 आधा मिनट तक आप अपना बॉडी वेट अगर उठा लेते हैं तो ये एक आइडियल है कि आपके मसल बहुत ज़्यादा मजबूत है। सलमान भाई, एक ब्रेक लेते हैं। वैसे आपकी बातें इतनी अच्छी होती हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी बातों में, मैं तो इतने गौर से सुनती हूँ, यकीन करें मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आपके अंदर खौफ खुदा भी है, आप जो एक्सरसाइज बताते हैं बड़े दिल से बताते हैं, मैंने देख लिया आपको। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। पुरानी दर्दों के हिसाब से हमें डॉक्टर सलमान ने बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज बताई हैं, मगर कुछ और बातें भी जो समझाने वाली है मैं चाहूँगी यहाँ पर आप बताएं ज़रूर कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं मोस्टली जब ये मौसम चढ़ने लगता है सर्दी का,
तो हम कहाँ पे कोताहियाँ करते हैं? सबसे पहला काम तो ये है कि हम मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि सर्दी लगती है, सारा ब्लड फ्लो आपके कोर के पास होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि चलना फिरना कम ही पड़े। हमारे जिस्म को अल्लाह पाक ने डिज़ाइन इस तरह का किया है कि सर्दियों में ब्लड फ्लो सारा आपके कोर के आसपास चले जाता है। हाथों और पाँव पे खुद जिम्मेदारी छोड़ दी जाती है कि आप हरकत करेंगे तो इधर खून पहुँचेगा। अब जब हम एक्टिविटी नहीं करते, चलते फिरते नहीं है, तो हाथों और पाँव में खून की सर्कुलेशन कम रहती है, में सर्दी भी ज़्यादा लगती है, और बाद में जो एक्सट्रीमिटी इसके जोड़ है इसमें दर्द होना शुरू हो जाती है। हल ये है कि आप मोबाइल पे अलार्म लगा के रखें, हर 1 घंटे के बाद आपने 1 मिनट के लिए उठ के वॉक करनी है। आप ऑफिस में, आप मीटिंग में बैठे, हम कहीं भी हैं, अलार्म एक्टिवेट होगा, टाइमर एक्टिवेट होगा, आपने उठ के वॉक कर लेनी। इसकी वजह ये है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि एक एक जगह पे बैठे बैठे हमारे 6-6 घंटे गुजर जाते हैं। बाद में पता चलता हो मैंने तो वॉशरूम भी जाना था, मैंने तो पानी जैसे नमाज का अलार्म लगाना है, वैसे ही हमने ये भी अलार्म लगाना है, वॉक का अलार्म हर 1 घंटे के बाद। चाहे मीटिंग है, कुछ है, आपने उठ के चाहे अपनी जगह पे खड़े होकर हल्का सा चल लें, या वैसे ही आप ऑफिस में वॉक कर लें। और ये करने के बाद आपने 1 गिलास पानी का पी लेना है, क्योंकि जब भी पानी कम होता है हमारे जॉइंट्स को हाइड्रेट रखना बड़ा ज़रूरी है। मसल में लुब्रिकेशन को बेहतर रखने के लिए वाटर इनटेक बेहतर होना ज़रूरी है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारा जो जिस्म है वो किसी मोबाइल से नहीं चलता, बैटरी से नहीं चलता, पानी से चलता है। पानी से चलता है। तो हमारे जिस्म में 80% जो है वो पानी का हिस्सा है ना, 60%, 80%। 60-70% पानी है। और इसमें करना ये होता है कि आप सर्दियों के अंदर पानी की इनटेक ही कम कर देते हैं, प्यास ही नहीं लगती। इसका हल ये करना चाहिए कि हमें लिक्विड पे ज़्यादा आ जाना चाहिए, यखनी पीनी चाहिए, दूध वगैरह पीना चाहिए, यानी कि लिक्विड चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वाटर इनटेक बेहतर हो। इसके बावजूद हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी की मिकदार अपनी खुराक रोज़मर्रा रूटीन में बढ़ानी चाहिए, ताकि पानी पिएंगे तो हमारे जोड़ नरम रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अच्छा, मालिश वगैरह भी काम करती है? अगर हम जैसे अभी चढ़ते मौसम में मालिशें करवाएं ऐसा? अच्छा, कुछ लोग जो है ना मालिश के लिए जब जाते हैं या करवाते हैं अपने घर में, तो कुछ या तो हवा का या एसी का या पंखे का कोई ख्याल नहीं रखते, हवा भी लग जाती है कि जैसे मालिश कराइए, जिस्म उस वक्त गर्म होता है और पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है हल्का, तो वो हवा दे देता है जिस्म को, उससे भी दर्दें हो जाती है। इसके बारे में भी इलैबोरेट कर दें, कुछ लोगों को, हमें भी, मुझे भी इतनी को समझ नहीं इस बारे में। अच्छा, मसाज थेरेपी एक बहुत ही बेस्ट टेक्निक है, लेकिन मसले की चीज़ ये है कि पाकिस्तान में कोई प्रॉपर सर्टिफाइड मसाज थेरेपिस्ट मौजूद नहीं है, और मसाज सेंटर्स जो हैं वो उनका एक अलग ही जो है ना वो मामला चल रहे हैं। तो कोशिश करें कि मसाज करवाना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जब भी करवानी है किसी अच्छे प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से करवाएं जिनको काम आता है। दूसरे नंबर पे मसाज जब भी करवानी चाहिए हमें ढीले नरम हाथ से करवानी चाहिए। अब इसमें होता ये है कि एक मीठी मीठी सी दर्द होती है जब हम दबा के करते हैं और हमें अच्छा लग रहा होता है, तो हम वो दबा दबा के करवाते रहते हैं। तो अगर मसाज करवानी है तो नरम हाथ से करवाएं। मसाज सिर्फ वो शख्स करवाने का अहल होता है जो खुद एक्सरसाइज करता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, मसाज आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है, और ये आपके जोड़ों को भी कमज़ोर करेंगी और आपके डॉक्टर्स के विजिट भी बढ़ा देंगी। मसाज उसकी वजह ये है कि मसाज में बेसिकली हमारे मसल्स नरम होते हैं, रिलैक्स होते हैं। ऑलरेडी आप एक्सरसाइज नहीं करते, कमज़ोर मसल को आप जितना मर्जी मसल को मसाज करी जाएंगे वो मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर होता रहेगा। मसाज सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि एक्टिव हैं, वर्जिश करते हैं, उनके पट्ठों में वर्जिश करने की वजह से थकावट और अकड़ाव है, वो मसाज करवाएंगे जैतून के तेल से, तिलों के तेल से, किसी भी अच्छे तेल से, उन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप कुछ करते ही नहीं है, अगर आप मसाज करवाएंगे तो मसल मज़ीद कमज़ोरी की तरफ जाएंगे। और ये जो मशीन्स वगैरह आ गई हैं कि पूरा बिस्तर बना हुआ है, बैठो लेटो तो पूरा वो मसाज अपना ऑन हो जाता है और उसमें पूरे बॉडी को रिलैक्स कर, और उसकी बड़ी बुरी आदत है, अगर उसको 25 मिनट के लिए लगाओ तो दिल करता है 25 घंटे के लिए लगी रहे। इतना मज़ा आता है, निकलने का दिल ही नहीं करता। और ये बाकायदा तौर पे जितनी भी मशीन है ना, मार्केट इस तरह की जाती है, नी पेन, बैक पेन, पेन ट्रीटमेंट के हवाले से लोग जेन में इसलिए लेके जाते हैं इसको ख़रीद के कि हमारी अम्मी अब्बू बूढ़े हैं, घर लेके जाएंगे उन्हें सुकून मिलेगा, जबकि वो इस महंगी इन्वेस्टमेंट से अम्मी अब्बू को और नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। क्योंकि अगर अम्मी अब्बू को बेहतर करना है तो आपको चाहिए ये कि उनको वॉक की आदत बनाएं, उनके साथ जाएं, खुद वॉक करें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेज, कोई फिजियो के सेशंस, या उनके अब तो होम बेस्ड योगा प्लान भी लोग दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन योगा कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह की अगर हम फिजिकल एक्टिविटी मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे 80-80, 90-90 साल की जो ज़ईफ़ औरतें हैं, गोरियाँ जो होती हैं, तो वो तो खुद राशन लेती हैं, ग्रॉसरी लेती हैं, गार्डनिंग करती हैं, सफाई करती हैं, घर के सारे काम करती हैं, तो उनके अंदर ये वाले मसले नहीं, वो अपने आप को एक्टिव रखती हैं, गाड़ियाँ भी चला रही हैं। आपने देखा ना, डिसेबल हैं औरतें सब, उनकी गाड़ियाँ अलग पार्क होती हैं, अलग हर चीज़ के हिसाब से। औरतें 80-90 साल की भी तो काम, हमारे यहाँ पर तो औरत 50 की होती है तो उसके बाद कहती है बस मेरे से मेरा 50 हैंडल नहीं हो रहा, ये कहती है।
है ना? लाइफस्टाइल ऐसे है, ओवर प्रोटेक्टेड माहौल में हम रह रहे हैं, उसकी वजह से चलना फिरना, बाहर जाना, एक्टिविटी, हमने बेसिक जो मेन चीज़ है कि घरों में ये पैगाम देना बड़ा ज़रूरी है कि वर्जिश जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपको फ़िट रखने या खूबसूरत नज़र आने के लिए नहीं है, ये आपकी ज़िंदा रहने की ज़रूरत है। अल्लाह ने हमें डिज़ाइन इस तरह किया, हम अपने जोड़ों को खुराक तब तक पहुंचा ही नहीं सकते जब हम वर्जिश नहीं करते। अच्छा, हम अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकों में करते हैं, पैसा जमा करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, मगर हम उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम अपनी सेहत पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मतलब हम अपनी सेहत के लिए, जैसे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, एक चाइना का एक बंदा था, उसने अपनी पूरी जो औलाद और आगे की नस्लें, वो 20 साल की नस्लों को एक जिम की मेंबरशिप लेके, 20 साल की मेंबरशिप लेके, तो उसको उनको गिफ्ट कर दी। उन्होंने कहा तुम सबके लिए ये है, ये गिफ्ट है, ये इन्वेस्टमेंट मैं तुम लोग के लिए दे के जा रहा हूँ, ये तुम लोग के लिए मैं दे के जा रहा हूँ, ये करना। और ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सेहत से बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हाँ। बजाय के बीमार हो के आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, डॉक्टरों का खर्चा करना पड़े, इस टाइम पूरी दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा लोग मोटे हैं। जब भी हम मोटे होते हैं हमारे जोड़ों के ऊपर वज़न 4 किलो बढ़ जाता है। 1 किलो वज़न ज़्यादा होना 4 किलो प्रेशर जोड़ों में बढ़ा देता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स अपना 10 किलो वज़न कम कर लेगा तो इसका मतलब ये है कि उसने एक 40 किलो का तोड़ा अपने ऊपर से उठा के फेंक दिया। आधी से ज़्यादा दर्दें तो उसकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी सिर्फ वज़न को कंट्रोल करना। सलमान भाई, यहाँ पर तो कोई शौहर अगर एक्सरसाइज करने जिम चला जाता है ना, तो बीवी कॉन्शियस हो जाती है, फौरन कहती है किसको फंसाना है, किसको दिखाना है, अब क्या है, अब किसके लिए इतनी एक्सरसाइज कर रहे हो। हमारा ये ट्रॉमा बड़ा है, हम यहाँ पे औरतें इस फेज से नहीं निकलती हैं। और उसी तरह अगर मर्द ये देख ले कि बेगम जिम जा रही है, तो वो कहती है किसको दिखाना है, बच्चे हो गए, मैं नहीं देखना है ना, मेरे लिए ठीक लगती हो, प्यारी हो तुम, क्या होता है तुम्हें जिम जाने की। हम इस परसोना से नहीं निकलते कि नहीं भाई, सेहत के लिए जिम ज़रूरी है। एक्सरसाइज आप किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, या आप अपनी सेहत के लिए, अपने आप के लिए करते हैं। ऐसी है। और असल पता चलता है जैसे आपकी उम्र 50 से ऊपर जाती है, इसमें पता चलता है कि जो आपने आज का जो डिसीजन लिया हुआ है 30-32 साल का, वो 50 साल के बाद आपके साथ क्या हाल होना है जैसी उम्र 50 से ऊपर जाएगी। सही बात। जोड़ों में मसला, उठने बैठने में दिक्कत, आपका घर के काम नहीं कर सक रहे और फिर आपको क्लिनिक्स में जाना पड़ता है, 4-4 घंटे वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है। तो ये बड़े मामलात हैं। सारी ज़िंदगी बंदा पैसा कमाता है, दौलत कमाता है, ठीक है, और जब आखिरी वक्त होता है उसमें सिर्फ अजियत कमाता है। इतनी अजियत के अस्पताल में फिर डॉक्टर की उम्मीदों पे बैठा हुआ होता है और तस्बीह पकड़ के अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है, और उस वक्त मौत का खौफ ऐसा तारी हो जाता है। भाई, तो सेहत अपनी उस हवाले छोड़ते भी तो नहीं हम लोग। हम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हम अपनी ज़िंदगी में जो कमाते हैं, जो पैसा जमा करते हैं बैंकों में, अपनी नस्लें अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। वो पैसा हम अपने ऊपर तो लगाते ही कोई नहीं। अच्छी डाइट नहीं खाते, अच्छा कुछ दिख जाए सेहतमंद वो नहीं खाएंगे। अच्छे फल मौसमी आते हैं, कभी नहीं होता कि कोई बंदा बैठ के शाम को कुछ 4-5 फल काट के जो है ना रोज़ शाम को अपनी डाइट, मैंने तो किसी मर्द को नहीं देखा, ठीक है, जो पका आके रोटी खाएगा सो जाएगा, ठीक है। सारे घर के मर्द ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे। अब इसका ये जितने यहाँ पे काम करते हैं ये सारे ऐसे हैं। घर जो रोटी पकी होगी जाएंगे बेचारे वो खा लेंगे। बाजार में अगर निकले होंगे घर से लंच नहीं लाएंगे तो यही बाहर का वो तेल वाला, कोई पूरी खाएगा, कोई सालन खाएगा, कोई गंदे पराठे खाएगा, कोई नान खाएगा, कोई मैदे की कुछ खा लेगा, गंदी चीज़ें खा लेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। चिकन छोले खा के नाश्ता करके बोलेंगे ओए हमने तगड़ी ग़िज़ा की। और तगड़ी नहीं की है भाई, तगड़ी करवाने लगे हो तुम लोग अपनी। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। नहीं समझ आती। ये मैं बोलती हूँ ना, हम अपनी कौम को, हम सारा दिन बैठ के यहाँ पे शो, आप एक्सरसाइज बता रहे, मैं बता रही हूँ, हम सारा दिन बैठ के यही बातें समझाते हैं। अब इसके समझाने का तरीका ये है कि अब जो इसका हल है, लाहे अमल ये होना चाहिए कि स्कूल लेवल से बच्चों को फिजिकल एजुकेशन का एक चैप्टर, बाकायदा तौर पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि बच्चों को रोजाना फिजिकल एजुकेशन, न्यूट्रिशन पढ़ाई जाए, एक्सरसाइज पढ़ाई जाए, एक्सरसाइज कराई जाए। अब जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट होता है बच्चों का, होता है अक्सर स्कूल में, बड़े स्कूलों में, लेकिन उधर भी ये है कि बच्चों का टाइम पास कर दिया, चलो बच्चे बाहर तंग ना करें, अंदर उन्हें हलू दिया, बस ठीक है, खिला दिया। फिजिकल एजुकेशन में बच्चों को बाकायदा तौर पर पढ़ाया जाए, पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। बच्चों को पता होता है, बाहर के मुल्कों के 5 साल के बच्चे को न्यूट्रिशन का पता है, उन्हें पता है इस चाय में क्या है, इसके अंदर चीनी कितनी है, कितने कैलोरीज की मुझे ज़रूरत है, मेरे घर में जो हांडी पक रही है, अम्मी जो पेड़ा बना रही है उसमें कितनी कैलोरीज हैं। ये अगर पता होगा, ये असल इन्वेस्टमेंट है। नहीं तो आपने जो कुछ कमाया है, जैसे आपकी उम्र ज़्यादा होनी है, ये सारी आपने इन्वेस्टमेंट डॉक्टरों के लिए कमाई है, डॉक्टर को देते रहें, वर्जिश ना करें फिर। थैंक यू सो मच सलमान भाई। आज हमने वर्जिश से हटके थोड़ी सी वो बातें भी की जो हमें चुभती हैं,
जिसकी वजह से आप एक्सरसाइज लोगों को नॉलेज देते हैं, सिखाते हैं और सेहत की तालीम देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आई होप ये वाला जो आज का शो था आपके लिए बड़ा कारआमद होगा। अपना बहुत ख्याल रखें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, ज़िंदगी सेहत है तो सब कुछ है। अल्लाह।